गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट को। मैं पिछली वीडियो में डीबीएमएस को डिस्कशन किया था और आज की वीडियो में एसक्यूएल के सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और कंटिन्यू लगे रहिए, आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस डिस्कशन के अंदर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात करते हैं एसक्यूएल का, ठीक है, एसक्यूएल के बारे में अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म पहले होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका जिसका यूज हम लोग डीबीएमएस के अंदर करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के अंदर करते हैं। और उस डेटाबेस पर कोई भी ऑपरेशन करना हो, ठीक है, उस सारे ऑपरेशन जैसे इंसर्ट क्रिएट करना, डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करना, उसको खत्म करना, डेटाबेस को टेबल को खत्म करना, ड्रॉप करना, और साथ ही हम लोग डेटाबेस से डेटा फेच करना, पहले पहले इंसर्ट करना, फिर डेटा फेच करना, ठीक है, डेटा को डिलीट करना, उसके बाद मतलब उसके बाद हम लोग जो है डेटाबेस को परमिशन देना, ठीक है, किस डेटा को कितना परमिशन देना है, किसको नहीं देना है। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट को एसक्यूएल के अंदर हम लोग करते हैं। ठीक है, डेटाबेस का मतलब समझ चुके हैं कि डेटाबेस डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डेटाबेस एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिस पर परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करते हैं। तो उस डेटाबेस के अंदर अगर हम कोई भी ऑपरेशन करना हो इस तरह का, तो वो सबको हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब इस एसक्यूएल के बारी बारी से हम समझेंगे अच्छे से। जैसे यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए सेंट्रलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इसका अपना एक सिंटेक्स है, उसको हम फॉलो करेंगे। जो क्या करता है, मैनेज करता है और मैनिपुलेट करता है रिलेशनल डेटाबेस। ये बहुत बड़ी बात है। रिलेशनल डेटाबेस को मतलब हम कहते हैं आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो हमारे पास बहुत सारा देखने को मिलता है, जैसे ओरेकल, माई एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर, और भी है। ये जो अब तीन है ये आरडीबीएमएस है। ये आरडीबीएमएस जो है ना, ये रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम लोग को डेटा को, ये इसके अंदर जो डेटा होते हैं टेबल के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर इस आरडीबीएमएस पर डेटा को मैनेजमेंट करना हो, किसी तरह का मैनिपुलेट करना हो, तो हम लोग को उसके लिए एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके माध्यम से जस्ट पता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट, ये सब चीज का ऑप्शन होता है जिसे कार्ड ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है ना हम लोग डेटाबेस के इस एसक्यूएल लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे कुछ बात, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर बात करिए कि एसक्यूएल इन यूज्ड इन आरडीबीएस। अब कौन कौन एसक्यूएल जैसे अभी बताए थे, जैसे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेज एसक्यूएल, एसक्यूएल डेटाबेस, उसके बाद माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएलाइट। ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और ये सारा सॉफ्टवेयर जो है ना आरडीबीएमएस के टाइप का है। आरडीबीएमएस क्यों बोलने बार बार, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होंगे वो टेबल में स्टोर होते हैं। और एक टेबल टेबल होते हैं बहुत सारे, और हर टेबल एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है, जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं अगर जिससे रिलेशनशिप हम लोग बना लेते हैं जिस टेबल से, तो वो जुड़ जाता है। तो ये सारी बात जो है ना निकल के आती है इस आरडीबीएमएस के अंदर। तो हम बारी बारी से अब जो है इस चीज को हम आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है एसक्यूएल डेटा टाइप। अब आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप जो होता है ना, वो क्या बताता है कि डेटा किस टाइप का लेना है। अगर हमको एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है, तो उसका एक अपना एक रूल्स होगा कि किस टाइप का डेटा और कितना साइज का डेटा उसके अंदर होगा। मतलब हर एक डेटा टाइप का अपना एक डिग्री होता है, मतलब फील्ड डेटाबेस के टेबल का एक डिग्री होता है जो एक बताता है कि इसका रेंज क्या है, डेटा किस टाइप का होगा, उसका रेंज क्या रहेगा। ठीक है, तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप आपको देखने को मिलता है, जैसे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग टेक्स्ट, डेट टाइम और बुलियन, ये सब है। जैसे न्यूमेरिक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है इंट,
डेसिमल, फ्लोट, ये सब आपको न्यूमरिक के अंदर देखने को मिलता है। अगर ओरेकल है तो यहाँ पर नंबर नाम का भी डेटा टाइप मिलता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रिंग टेस्ट है तो कैर, वैर, कैर, टेक्स्ट, ये फॉर्मेट आपको ये टाइप का डेटा मिल जाएंगे। डेट टाइम के लिए डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, ये सब चीज है। बुलियन में ट्रू और फॉल्स, ये सब एक डेटा टाइप है। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर टेबल जो बना रहे होते हैं ना, तो टेबल के बनाने के लिए हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक डेटा टाइप सेट करते हैं, और वही डेटा टाइप है ये, ठीक है। वही सारा डेटा टाइप है ये, और उसको हम लोग यूज करेंगे आगे। मतलब सिंपल जान लीजिए, डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप ऑफ डेटा, यही चीज है। आगे बढ़िए। अब अगला जो पॉइंट है, कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। अब देखिए, डेट एसक्यूएल जो है ना, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स है, जिस कमांड का हेल्प करके हम लोग डेटाबेस पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, किसी भी तरह की कार्ड ऑपरेशन कोई भी हो, वो हम करते हैं, ठीक है। तो आप बारी बारी से हम इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए इसमें क्या आता है कि डेटाबेस का डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी, नहीं 5 कैटेगरी, मतलब 4 कैटेगरी पहले था, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। पढ़िएगा सबसे बारी बारी से। तो डीडीएल, डेटा, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, ये एक्स्ट्रा एक आ गया है अपडेट अभी। और एक डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये जो 5 है ना, इसको बारी बारी से अभी खत्म करेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा, पूरा एसक्यूएल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो 5 जो एसक्यूएल कमांड्स है, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल और टीसीएल, इसको हम थोड़ा सा एक लाइन में ओवरव्यू दे देते हैं, फिर बारी बारी से हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब डेटाबेस में डेटा को रखने जाएंगे उससे पहले वहां पर डेफिनेशन डिफाइन करेंगे उसका, कि डेटा रहेगा कहाँ, किस डेटाबेस में रहेगा, किस टेबल के अंदर रहेगा। तो इस चीज की डिफिनेशन, मतलब डेटा को रखने से पहले उसके अंदर डेटा का डेफिनेशन करेंगे, मतलब उसके अंदर डेटाबेस बनाएंगे, टेबल के बनाएंगे। ये सब पार्ट जो है ना, वो डीटीएल का है। मतलब इसके अंदर जो है ना, बहुत सारा जैसे देखने को मिलता है, क्रिएट मिलता है, बनाना, डेटाबेस को बनाना। अल्टर मिलता है, अगर डेटाबेस बन गया है उसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन करना है तो वो काम करते हैं। अगर डेटाबेस में जो बनाए हैं, डेटाबेस या टेबल बनाए हैं, उसको अगर हटाना है, अगर वो इसमें किसी तरह की दिक्कत हो गई, अगर उसको पूरी तरह से हटा देना है, तो वो ड्रॉप कमांड लगा देंगे। तो ये डीडीएल के अंदर देखने को मिलता है। अगला बात आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर डेटाबेस में डेटा जो है ना, वो डेटाबेस डिफाइन हो गया, डेटाबेस बन गया, अब उसमें डेटा को इंसर्ट करना, डालना है, ठीक है। डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा उसमें से कुछ कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको डिलीट करेंगे। तो ये सब चीज देखने को आपको डीएमएल के अंदर मिलता है। एक्चुअल में डीएमएल के अंदर भी सेलेक्ट कमांड दिखता था, लेकिन सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको डीक्यूएल के अंदर डाल दिया। मतलब डीएमएल के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है इंसर्ट, ठीक है, डिलीट, ये सब चीज जो है ना आपको, ये अपडेट, ये आपको देखने को मिलेगा डीएमएल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसके द्वारा जो क्यूरी, मतलब क्यूरी का मतलब यहाँ पर ढोना हो गया, निकालना, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो है ना, सिर्फ हम एक कमांड अच्छे से पढ़ेंगे, सेलेक्ट कमांड, मतलब डेटाबेस से डेटा फेच करना, किस प्रोसेस से, कितने तरीकों से हम डेटा को फेच कर सकते हैं डेटाबेस से, वो आपको देखने को मिलेगा डीक्यूएल के अंदर। आगे बढ़िए। अगला बात आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। ये क्या करता है, ये कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल क्या करता है कि ये डेटा बेस तो बन गया, डेटाबेस में डेटा भी आ गया, उसको एक नियम से हम स्कूल सेलेक्ट भी कर रहे हैं। तो डीक्यूएल क्या करता है, ये जो है ना, ये कंट्रोल करने काम करता है। मतलब ये किस यूजर को कितना परमिशन देना है डेटा को ऑपरेट करने का, ठीक है। तो वो डीसीएल देता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रांट, रिवोक, ये दोनों कमांड हम यूज में इसमें पढ़ते हैं। मतलब ग्रांट और रिवोक जो है ना, ये दोनों कमांड देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि ग्रांट से परमिशन देते हैं कि किस यूजर को कितना प्रिविलेज देना है, मतलब कितना परमिशन देना, वो कितना डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज की बात जो होगी वो डीसीएल के अंदर होगी। अगला बात आता है टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कमिट, रोलबैक, कमिट, रोलबैक,
माने कमिट ये कहता है कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें अगर मान लीजिए किसी अकाउंट से अगर 500 क्या कहते हैं विड्रॉल किए, तो उसको जिस अकाउंट में हम भेज रहे हैं ना, वहां पर क्या होगा, कमिट और रोल बैक की कहानी होगी। अगर नहीं, कमिट होगी पहले कि अगर यहाँ से मतलब 500 इस अकाउंट से विड्रॉ हुआ तो इसमें माइनस हो जाना चाहिए, और जिसमें जा रहा है उसमें प्लस हो जाना चाहिए। अगर किसी तरह के ये डेटा यहाँ तो माइनस हो गया इस अकाउंट से, लेकिन अगले अकाउंट में प्लस नहीं हो पाया, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, रोल बैक का लगाते हैं, रोल बैक कमांड लगा के उसको फिर हम वापस रिकवर करते हैं। तो कहने का ये मतलब हो गया रोल बैक, कमिट, ये सब आपको टीसीएल के अंदर देखने को मिलता है। अब चलिए बारी बारी से इसको अच्छे से देखते हैं। अब सवाल उठता है सबसे पहला जो है वो आपका, वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल, ठीक है। तो इसको आप समझिए और इसके बारे में बारी बारी से देखिए। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर डेटाबेस को डिफाइन करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, उसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन करना है, तो ये सब काम जो है ना आपको किस में होगा, डीडीएल के अंदर होगा। ये अभी थोड़ा देर पहले बता चुके थे। अब इसमें किस किस का हम मतलब किस चीज को डिफाइन करेंगे, किसको क्रिएट करेंगे, किसको मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो देख लीजिए। टेबल को बनाएंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल को डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, स्कीमा उसका डिजाइन करेंगे, इंडेक्स को बनाएंगे, व्यूज को बनाएंगे। ये सब चीज जो है ना, ये बनाने का जो बात होगी, ये सब डीडीएल के अंदर है। क्लियर, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर कहता है कि डीडीएल चेंजेस द स्कीमा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अब देखिए एक बात और समझना है कि डीडीएल जो है ना, स्कीमा डेटाबेस का स्ट्रक्चर को बदलता बदलता है, ये पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। मतलब अगर एक बार डेटा टेबल डिफाइन कर दिए, मतलब उसका हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिए, रेंज डिफाइन कर दिए, ठीक है, साइज डिफाइन कर दिए, तो कहने का ये मतलब है कि वो एक स्कीमा ही तो डिफाइन हुआ उस डेटाबेस का, टेबल का, ये चीज है। ठीक है, आपका था नॉट जस्ट डेटा, मतलब इसमें डेटा बेस का स्कीमा बदलता है, चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। डेटा का ऑपरेशन की बात आएगी तो वो डीएमएल के अंदर आएगी। चलिए, अब यहाँ कहता है कि व्हेन यू रन अ डीडीएल कमांड द चेंज ऑटो कमिटेड एंड से परमानेंट, मतलब इस डीडीएल कमांड अगर चलाएंगे ना तो ये परमानेंट बेस पर ये काम हो जाएगा, उसमें कोई ये चीज ऑटोमेटिक वो परमानेंट पे ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज कुछ बेसिक बात थी। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर डीडीएल कमांड देखने को मिलता है। सबसे पहले पहला कमांड जो है क्रिएट कमांड। क्रिएट माने बनाना होता है। क्या क्या बना सकते हैं, या तो डेटाबेस बना सकते हैं, नहीं तो टेबल के अंदर, उसके अंदर टेबल बना सकते हैं, उसके अंदर व्यू बना सकते हैं, उसके अंदर इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, ये सब चीजें। क्लियर। अब यहाँ पर आपको ये देखिए लिखा हुआ डेटाबेस, टेबल, व्यूज, इंडेक्स, ये सब चीज हम लोग बना सकते हैं क्रिएट के अंदर। सबसे पहले आप अगर बात करें क्रिएट, तो सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस बनाना पड़ता है। बहुत सारी जगह पर डेटाबेस के लिए भी कमांड लिखते हैं, तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक है, जैसे मान लीजिए माई डीबी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस कमांड को रन करने से क्रिएट कमांड हुआ और उसके साथ ये सारे स्टेटमेंट लगाने से क्या हुआ, डेटाबेस बन गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया माई डीबी नाम का। अब क्या है, इस डेटाबेस को हम लोग क्या की यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में ये जो कमांड लगाते हैं ये माइस्क्वेल सॉफ्टवेयर के अंदर लगाते हैं। माइस्क्वेल सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, डेटाबेस क्या करते हैं, बनाए, उसको डेटाबेस को यूज करेंगे, यूज माई डीबी। अब ये लिख दिए तो डेटाबेस यूज हो गया। फिर उस अब डेटाबेस बन गया तो उसके बाद क्या है बनेगा, टेबल बनेगा। तो टेबल बनाने के लिए क्या है, देखिए क्या लिखते हैं, क्रिएट, सबसे पहले टेबल, और टेबल का नाम, स्टूडेंट नाम का यहाँ टेबल है। ये स्टूडेंट, ये टेबल का नाम है, ये बदलता है, मतलब इसमें इस जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इंप्लाई लिखेंगे तो इंप्लाई का टेबल बनेगा, ठीक है। कस्टमर लिखेंगे तो कस्टमर टेबल, मतलब जो भी टेबल जिस टाइप का बनाना हो आपको, तो वहां पर ये टेबल का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट खोले हैं, स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर एट्रीब्यूट डालते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके अंदर हम लोगों को उसके अंदर ढेर सारा एट्रीब्यूट देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए जैसे ये डेटाबेस का एक टेबल है, 21 स्टूडेंट नाम का टेबल है, स्टूडेंट्स नाम का टेबल है। अब इस टेबल के अंदर जो है ना, माने फील्ड है, आईडी, नेम है, एज है और ग्रेड है। ये क्या, ये कैसे हुआ, यहां पर ये कमांड जब रन हुआ ना, जैसे स्टूडेंट आईडी, या सीधी आईडी नहीं है, स्टूडेंट आईडी है ये,
स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी है तो वो बनाया गया, उसके साथ क्या लिखा है वो फिर समझ लीजिए। स्टूडेंट आईडी स्पेस देख लिखा आईएनटी, ये क्या है, डेटा टाइप है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे, ये डेटा टाइप है उस एट्रीब्यूट का, जब बनाएंगे उस समय उसका डेटा भी डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या है, प्राइमरी की, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफाइन करते हैं कि उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बाध्यता लगाते हैं कि वो डेटा उस फील्ड के अंदर, वो एट्रीब्यूट के अंदर किस टाइप का डेटा जाएगा और कैसा उसका नेचर होगा, और डुप्लीकेसी की कोई बात होगी क्या, नहीं होगी, नहीं की नहीं होगी, उसके लिए कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। ये चीज है, ये इतना से लेके एक एट्रीब्यूट के लिए बात बनी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है देख रहे हैं, अब आगे देखिए, अब यहां पर आगे बात करते हैं, आगे क्या है, नेम का है। देखिए आगे क्या है, नेम है, तो नेम के लिए क्या लिखे, varchar 50 माने 50 साइज का ये नाम, करेक्टर टाइप का नेम नाम का एट्रीब्यूट बनाएगा। जो सेकंड है देख लीजिए, इसमें लिखे नॉट नल, माने ये भी खाली जगह नहीं छोड़ सकते, इसमें ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही है। और यहाँ भी प्राइमरी, यहाँ प्राइमरी की और यहाँ एक नॉट नल है, दोनों कांस्टेंट है। एक बात जान लीजिए, एक टेबल में आप एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, डीबीएमएस की वीडियो में। मतलब एक फील्ड में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक फील्ड प्राइमरी की बन गया, तो अब आगे प्राइमरी की बनाएंगे तो फिर एरर दे देगा। आइए अगला क्या है, एज, एज कैसा, इंटीजर टाइप का एज होगा कि 18 19 20 30, ये सब इंटीजर वैल्यू होंगे, तो इसलिए इंटीजर आईएनटी डेटा टाइप लगाया है। उसके ग्रेड, ग्रेड में एबीसीडी ग्रेड होता है, तो उसके लिए करेक्टर टाइप का लगाया जिसका साइज 10 दे दिया। तो इस तरह से 4 फील्ड है, 4 एट्रीब्यूट हैं एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल में, जैसा ही बनाए तो ये जाके ऑटोमेटिक इस टाइप से बन गया। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला जो है अल्टर कमांड है। अब डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया, तो अब मान लीजिए किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये देखने को मिला कि अगर 4 फील्ड है तो उसमें हमको अब चाहिए कि नहीं, एक फील्ड और एक्स्ट्रा चाहिए, उसके अंदर ऐड करना था एड्रेस नाम का। मान लीजिए इसी फील्ड के अंदर एक एड्रेस नाम का भी फील्ड क्या करना था, ऐड करना था, एड्रेस नाम का फील्ड। तो फिर क्या करेंगे उसके लिए, एक तरीका पहले क्या है कि या तो इस टेबल को पूरी तरह से डिलीट कर दी, आप फिर नए सिरे से बनाइए, 5 एट्रीब्यूट लेके नए सिरे से बनाइए। लेकिन ये तरीका फिर क्यों करेंगे, तो उसके अलग तरीका भी दिया है, अल्टर कमांड। मतलब इस कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक नए एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब पहले से आपको जो टेबल दिया गया है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसी कमांड के माध्यम से। ठीक है, माने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है वो बात लिखा हो, पहला पॉइंट, इसमें न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं अल्टर कमांड के। तो अल्टर मैंने चेंज हुआ, मतलब इसमें किस टाइप की, कैसे कैसे चेंज होगा, किस टाइप की चेंज होंगी, चेंजेस देखने को मिलेगी वो समझना है। तो सबसे पहला क्या है, अल्टर कमांड जो है वो न्यू कॉलम को ऐड करेंगे। दूसरा, वेन एग्जिस्टिंग कॉलम अगर बना हुआ है पहले उसके, तो उसके डेफिनेशन को चेंज कर देंगे, मतलब उसका या तो हाइट बिट या डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ये चीजें। अगला है इंटीग्रिटी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, मैंने ऐड भी कर सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी की लगा दिए, अब मान लीजिए कि उसको हम प्राइमरी की हटा देना है, तो उसको भी कर सकते हैं अल्टर कमांड की मदद से। अगला क्या है, कांस्टेंट को इनेबल डिजेबल कर सकते हैं, कांस्टेंट लगा हुआ है और उसमें किस प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको डिजेबल कर देंगे, ये चीजें। तो मित्रों ये सब काम हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर कमांड के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी बारी से इसका देखिए। जैसे पहला सिंटेक्स में देखिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब देखिएगा ध्यान से, ये स्मॉल में जो भी अक्षर लिखा हुआ है बदलेगा, जहां भी आप समझ लीजिए ये स्मॉल में जो जो अक्षर लिखा हुआ है वो चेंज होने की बात है, चेंज होगी, वो सब चेंज होगी। ये 3 वो जो इस स्टेटमेंट के अंदर 3 जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, माने वो बदलते रहेगा अकॉर्डिंग टू आपका काम। अब समझिए इसमें क्या हुआ, जैसे लिखे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, जैसे पीछे एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है, उसमें हम एड्रेस ऐड करना है, तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल, यहां तक लिखबे करेंगे। टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिख दिए। और उसके बाद क्या है, ऐड फील्ड लगाएंगे, ऐड कीवर्ड लगाएंगे। फिर क्या है, कॉलम का नाम क्या ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है, ADDRESS। उसके बाद क्या लिखना होगा, डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। तो एड्रेस का डेटा टाइप क्या होगा, var char 30।
अब ये स्टेटमेंट जब रन करेंगे तो क्या होगा, जो वो टेबल पहले से जो बना था, पीछे आ जाइए, ये टेबल जो पहले से बना था इसमें एक एड्रेस नाम का जो फील्ड है वो ऐड हो जाएगा। आगे बढ़िए। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे आप। आगे बढ़िए। अब अगला जो है ये क्या है, देखिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम नेम, कॉलम और कॉलम का नाम। मतलब अभी मान लीजिए थोड़ा देर पीछे जो उस टेबल था, डेटाबेस टेबल, उसके अंदर एज नाम का फील्ड है, उसको हटा देना है। तो हटा सकते हैं, तो उसके लिए कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट्स, फिर लिखेंगे ड्रॉप, फिर लिखेंगे कॉलम, ठीक है, उसके बाद लिखे कॉलम का नाम तो एज। ठीक है, तो इस तरह से ये कमांड जब रन करेंगे ना तो क्या होगा, एज नाम का जो एट्रीब्यूट है वो डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी बात आप समझे होंगे। आगे बढ़िए। अब अगला जो बात है ये क्या है, देखिए, इसमें क्या है कि मॉडिफाई करना है, बदलाव करना है। क्लियर? क्या लिखा है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप, माने किस कॉलम, जिस कॉलम को मॉडिफिकेशन करना है, मान लीजिए उसका डेटा टाइप को बदल देना है। वहां पर था आईएनटी, हम वैरकर लगाना चाहते हैं, या वैरकर था उसमें आईएनटी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम माने अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मॉडिफाई, जिस कॉलम को करना है एज, और उसमें डेटा टाइप डाल देंगे। तो क्या होगा, एज का डेटा टाइप पहले से था इंट, उसको वैरकर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला जो है ये देखिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को चेंज करना है, मैं हटा देना है। प्राइमरी की लगाए थे ना किसमें, मान लीजिए प्राइमरी के लगाए थे, तो हम लिखेंगे ये आईडी नाम का टेबल प्राइमरी के लगाए थे, लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप प्राइमरी की। अब क्या होगा, उस फील्ड, उस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की कहीं भी होंगे उसको हटा देगा। आगे बढ़िए। तो ये मोटा मोटी तौर से आपको अल्टर कमांड है, जिसमें जिसका यूज हम समझाए हैं, इसको आप समझ के रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर बात आती है ड्रॉप कमांड का। देखिए ड्रॉप कमांड क्या करता है, ये डिलीट करता है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को, जैसे टेबल, डेटाबेस, व्यू, ये सब चीज को अगर परमानेंट बेसिस पर डिलीट करना है, परमानेंट बेसिस पर अगर डिलीट कर देना है तो उसके लिए ड्रॉप करेंगे। अभी तक क्या किए हम बताइए, डेटा बेस बनाए, मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किए, स्ट्रक्चर में किसी तरह का मॉडिफिकेशन हुआ तो उसको डिलीट कर दिए, नहीं सॉरी उसमें बदलाव किए तो अल्टर कर कमांड करवा दिए। अब क्या बात आती है कि उसको हमको पूरी तरह से हटाना ही है, स्टूडेंट नाम का टेबल हटाना ही है, डिलीट ही करना है, या माई डीबी नाम का डेटाबेस को हटाना है, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड लगाएंगे, ये पूरी तरह से डेटाबेस से डेटा को हटा देगा। कमांड एग्जांपल देख लीजिए, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, ये कमांड जब चलाएंगे तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स नाम का टेबल को डिलीट कर देगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अगला है ड्रॉप डेटाबेस स्कूल डीबी। अब ये क्या करेगा, स्कूल डीबी जो डेटाबेस है उससे उसको हटा देगा। यहाँ डेटाबेस लिखे हैं, डेटाबेस को डिलीट करेगा, ये टेबल लिखे हैं तो टेबल को हटाएगा, ये दोनों चीज है। आगे बढ़िए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, एक बात है नोट में लिखा कि ड्रॉप कमांड बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ड्रॉप कमांड क्या करता है, डेटा के साथ साथ स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। मतलब एक डेटाबेस टेबल है, अगर इसको हम ड्रॉप करने जा रहे हैं तो इस टेबल के अंदर जो फील्ड बने हैं, नेम, आईडी, नेम, एड्रेस, तो इस सारे फील्ड को तो डिलीट करेगा ही। इसमें अगर डेटा भरा हुआ है मान लीजिए, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट कर देगा, मतलब इसके अंदर के डेटा को भी डिलीट करेगा पहले, और साथ में स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देगा, मतलब उसको सबका नाम निशान मिटा देगा। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए अगला कमांड है टर्नकेट कमांड। ठीक है, ये टर्नकेट कमांड क्या है, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, माने टेबल के अंदर पहले से जो रिकॉर्ड है वो उसको कंप्लीट को डिलीट कर देता है। ठीक है, अब लेकिन कीप द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर यूज, माने जो फ्यूचर में यूज अगर इसको करेंगे उसको, तो उसको यूज भी कर सकते हैं। मतलब इसमें डिलीट तो करता है लेकिन बचा के रखता है उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए टर्नकेट टेबल और स्टूडेंट्स, मतलब इससे क्या होगा, वो जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसको डिलीट करेगा। ठीक है, और डिलीट करने के बाद क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर को वो बचा के रखता है। आपने पढ़े हैं ड्रॉप और अभी पढ़ रहे हैं टर्नकेट।
ये ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या अंतर हुआ? ड्रॉप जो है ना पूरी तरह से डेटा और साथ साथ उसका स्ट्रक्चर को परमानेंट डिलीट कर देता है। ट्रंकेट क्या करता है? उसके स्ट्रक्चर को तो नहीं, उसके डेटा को डिलीट करता है और उसके स्ट्रक्चर को बचा के रखता है फ्यूचर की यूज के लिए। ये चीज याद रखेंगे, ये ट्रंकेट कमांड है। जैसे यहाँ देखिए डिफरेंट फ्रॉम डिलीट, डिलीट क्या करता है? रिमूव करेगा ऑल रो को, और ट्रंकेट क्या करे? रिमूव ऑल रो क्विकली। मतलब इसमें डिलीट के अंदर जो है हम लोग बेयर फिल्टर लगा सकते हैं। माने किस बेयर फिल्टर का मतलब ये हो गया, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। बेयर क्लॉज है जो फिल्टर लगाएंगे, मतलब हम डेटाबेस के अंदर 10 रिकॉर्ड है। अब 10 रिकॉर्ड में हम चाहते हैं किसी 2 रिकॉर्ड डिलीट डिलीट करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिलीट कमांड लगाएंगे। तो वो क्या करेगा? उसमें बेयर क्लॉज लगा देंगे तो सिर्फ वो 2 ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा, पूरे टेबल के स्ट्रक्चर को के अंदर डेटा को नहीं डिलीट करेगा। लेकिन टर्नकेट कमांड क्या करता है? सारे रो को ही डिलीट करेगा, पूरे रो को डिलीट करेगा, क्योंकि ये इसमें कोई बेयर क्लॉज की और कोई बात होती नहीं है। ठीक है, और ये एक बात याद रखिए, कहीं ना कहीं ड्रॉप और डिलीट दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि ड्रॉप भी पूरी तरह से डेटा को डिलीट करके स्ट्रक्चर को खत्म करता है, टर्नकेट भी डेटा को डिलीट करता है स्ट्रक्चर को, ये थोड़ा सा फ्यूचर के यूज के लिए स्ट्रक्चर को बचा के रखता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप दोनों समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है? रीनेम कमांड अगला देख लीजिए। अगला कमांड भी इसी के अंदर का पार्ट है, रीनेम। रीनेम का मतलब होता है कि चेंज, बदलाव करना। माने मान लीजिए कि टेबल का नाम स्टूडेंट था, उसका नाम चेंज करके दूसरा नाम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग रीनेम करें। री का मतलब पुनः नाम बदलना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, रीनेम कमांड है, उसके बाद लिखे टेबल, और टेबल का नाम पहले से स्टूडेंट्स नाम का टेबल था, टू लर्नर्स, मैंने स्टूडेंट को बदल के क्या कर दिए? लर्नर कर दिए। तो ये चीज है, ये रीनेम है, जो नाम बदल देते हैं। क्लियर? रीनेम कमांड। तो ये सब जो अभी पढ़े वो सब डीडीएल का पार्ट है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आगे बढ़िए। अब बात आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को, डेटा को अब मैनिपुलेट करेंगे। डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया पहले से, जहां डेटा रखेंगे वहां डेटा आ चुका, डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब उसके अंदर हम मैनिपुलेट होगा, डेटा को रखेंगे, डेटा को डिलीट करेंगे, ये सब काम होगा। पढ़िए पहले इसमें मैनिपुलेट करेंगे टेबल को। ठीक है, ये सब चीज है। अब यहाँ पर कहता है कि डीडीएल विच चेंजेस द स्ट्रक्चर। डीडीएल जो है स्कीमा चेंज करता है, स्ट्रक्चर को बदलते हैं इसके अंदर, लेकिन एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड जो है ना वो डीएमएल के माध्यम से होता है। ये एक्चुअल में डेटा जो डेटाबेस में रहना है, जो रिकॉर्ड बनाना है, वो डीएमएल के अंदर आएंगे। अब देखिए सबसे पहले डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। इसमें सबसे पहला बात आता है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट का मतलब डालना, मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा को रखेंगे। ठीक है, तो वो चीज इंसर्ट कमांड के माध्यम से हम लोग करेंगे। जैसे अभी थोड़ा देर पहले स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाए थे हम लोग, उसको क्रिएट किए थे। उसके अंदर 4 रिकॉर्ड हम लोग बनाए थे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ठीक है, और एज और ग्रेड। माने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसके बाद उसका एज फील्ड, और एक ग्रेड नाम का फील्ड, ग्रेड्स नाम का एट्रीब्यूट था। ये 4 एट्रीब्यूट था। अब इस एट्रीब्यूट का जो ये जो टेबल का जो डेटाबेस माने फील्ड है वो खाली है, अभी तक ब्लैंक है, लेकिन अब हम इस पे इंसर्ट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। तो डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। इस टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। ये बात आप पहले याद रखेंगे, स्टूडेंट्स नाम का टेबल है। अब इसके अंदर क्या किए? स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और ग्रेड, ये 4 एट्रीब्यूट है। अब इसमें क्या करते हैं? वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू डाल देंगे। जैसे 1 तो 1 आ जाएगा आईडी के अंदर, राहुल आ जाएगा नेम में, एज में 20 आ जाएगा, और ग्रेड में आ जाएगा ए ग्रेड। इस तरह से ये फील्ड चल गया, हो गया। अब अगर आप किसी कंफ्यूज होगा कि सर ये जो आप एक्स्ट्रा लिख दिए नहीं भी लिखते हैं चलेगा, एकदम सही है, चल सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे? इंसर्ट स्टूडेंट्स इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बाद सीधे लिख देंगे वैल्यूज, अब ब्रैकेट देके वैल्यूज डाल देंगे। मान लीजिए 2 मुकेश, ठीक है, उसके बाद मुकेश दे दिए, उसका ये देते हैं 21 और ग्रेड देते हैं बी। तो ये चीज करेंगे तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसमें देखिए क्या होगा अगला,
2 डाल देगा, मुकेश डाल देगा नेम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर 21 डालेगा, ग्रेड में डाल देगा बी। इस तरह से जो है ना ये इंसर्ट होता है डेटाबेस टेबल के अंदर। आगे बढ़िए। अब बात आती है कि डेटाबेस में डेटा तो इंसर्ट कर दिए, तो अब उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं कि जो एक ये जो ग्रेड नाम का फील्ड था, मान लीजिए मुकेश का बी ग्रेड डाल दिए, हमको उसको ए ग्रेड बनाना है, या राहुल का ए ग्रेड था उसको डी ग्रेड बनाना है, तो एक किसी भी पार्टिकुलर या किसी भी एट्रीब्यूट का वैल्यू में बदलाव करना है, तो फिर उसको हम बदल सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर पे सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपना प्रोफाइल हम अपडेट करते हैं, वो इसे यही कमांड रन होता है। जैसे प्रोफाइल में मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज कर दिए, पहले मोबाइल में कुछ और दिए थे, आप बाद में चेंज कर दिए, तो वो इस कमांड के माध्यम से हो जाता है चेंज। अपडेट स्टूडेंट्स सेट कर दिए, एज इजकल टू 20, कॉमा देके ग्रेड इजकल टू बी, वेयर स्टूडेंट आईडी इजकल टू 1, माने कंडीशन भी लगा दी, फिल्टर भी कर दिए कि जिस स्टूडेंट आईडी का जिस स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी 1 हो, 1 हो, माने राहुल का है, उसका एज कर दीजिए 20 और ग्रेड कर दीजिए बी। मतलब क्या होगा, ये जो राहुल का जो एज है वो 21 बन जाएगा, ग्रेड में बन जाएगा बी, ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, आराम से बदल जाएगा। ये अपडेट कमांड है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आगे बढ़िए। अगला जो है वो डिलीट कमांड है। डिलीट क्या करता है वो समझ लीजिए, ये टेबल को रिमूव करता है, सॉरी टेबल के अंदर डेटा को डिलीट कर, रिकॉर्ड को डिलीट करता है। रिकॉर्ड का मतलब यहां सेंस हो जाएगा डेटा को डिलीट करना। एग्जांपल देखिए, डिलीट कमांड लगाएंगे, कहां, फ्रॉम माने कहां से डिलीट करना है, टेबल का नाम है, स्टूडेंट नाम के टेबल से डिलीट करना है। आप कंडीशन लगाते हैं, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1, माने जिस स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी 1 है उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो क्या करेगा, ये जो स्टूडेंट आईडी था, पीछे आइए, एक जो स्टूडेंट आईडी था ये वाला, ये कंप्लीट जो रिकॉर्ड है राहुल का, ये इसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन मुकेश को डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन यहां लगाया हूं कि जिसका 1 है सिर्फ उसी को डिलीट करे। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। और डीएमएल के अंदर ये 3 चीज पढ़े, इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना टेबल के डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको, ठीक है। अब बात आती है डीक्यूएल। ये डीक्यूएल पहले डीएमएल का ही पार्ट था, लेकिन एक अलग से अब बना दिया गया, अलग कर ही दिया इसको। चलिए हम अलग ही करके पढ़ेंगे। डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेरी का मतलब ढोना होता है, लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझेंगे क्वेरी को। इसके मदद से जो है हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड काम करेंगे। देखिए क्या है, डीक्यूएल को डेटा क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। इसके माध्यम से डेटा को रिट्राइव करते हैं डेटाबेस टेबल के अंदर से, ठीक है। इसमें मेन कमांड जो है वो देखने को मिलता है सेलेक्ट माने चुनना, मतलब डेटाबेस से कौन सा डेटा को लेना है, फेच करना है, उस चीज के लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे और कंडीशन लगा के काम करेंगे। आगे बढ़िए। सबसे पहले देखिए यहाँ सेलेक्ट कमांड के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट इज क्यूरी एंड रिट्राइव द डेटा, मतलब डेटा रिट्राइव करेगा। सिंटेक्स समझ लीजिए, सेलेक्ट कॉलम का नाम, कॉमा दे के डॉट डॉट, मतलब जितना कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। फ्रॉम कहां से कीजिए, टेबल का नाम, जिस टेबल से करना है कर लीजिए। वेयर कंडीशन, और कुछ लगाना है तो करिए। जैसे अभी थोड़ा देर पहले स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था, हम लिखेंगे सेलेक्ट, हम उसका नेम को निकालना चाहते हैं, नेम फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट्स, माने हम नेम को सेलेक्ट कर दिए। अब हम इससे क्या होगा, अगर इतना ही कमांड रन करेंगे तो एक स्टूडेंट नाम के टेबल का जो नेम है उसको सारे नेम का डिस्प्ले कर देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिसका स्टूडेंट आईडी 1 है, लिखेंगे वेयर स्टूडेंट आईडी इजकल टू 1, मैंने आप ये लगा दिए कि जिसका स्टूडेंट आईडी 1 है सिर्फ उसी के रिकॉर्ड को दिखाइए सेलेक्ट करके, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्ट कमांड लिखा हुआ है आपको। सबसे पहला है सेलेक्ट ऑल कॉलम, माने सारा का सारा कॉलम लगाएंगे, माने यहाँ पर स्टार लगा देंगे, ये स्टार का सिंबल, आस्ट्रिक का सिंबल लगा देंगे, तो क्या करेगा, एक डेटाबेस टेबल जो स्टूडेंट्स नाम का टेबल है उसमें जितने भी एट्रीब्यूट है सभी को डिस्प्ले कर देगा, उस एट्रीब्यूट के वैल्यू को। अगला बढ़िए। अब कहता है सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, माने आप किसी खास कॉलम को चाहिए, जैसे नेम एज चाहिए तो उसी स्टार की जगह हम नेम और एज डाल दिए, दोनों फील्ड को चाहिए, नेम में चाहिए नेम कर लेंगे।
आगे बढ़िए। वेयर, अब वेयर फिल्टर लगाएंगे कंडीशन लगा के, अभी जस्ट लगा के दिखाए तो देखिए यहाँ क्या कि सेलेक्ट स्टार माने कंप्लीट रिकॉर्ड को दिखाइए पूरे डेटाबेस, लेकिन स्टूडेंट का, लेकिन क्या ग्रेड जिसका एक है ए है, माने जिस स्टूडेंट का ग्रेड ए है उसका क्या क्या दिखा देगा, ये उसका सारा एट्रीब्यूट का वैल्यू दिखा देगा, माने आईडी दिखाएगा, नेम दिखाएगा, ग्रेड दिखाएगा और एज दिखाएगा, ये कंप्लीट दिखा देगा। स्टार लगाने का मतलब ये हुआ। आगे बढ़िए। अब यहाँ क्या है अगला, ऑर्डर बाय क्लॉज, ये क्लॉज है ऑर्डर बाय क्लॉज, ये क्या करता है आप समझिएगा, ये क्या करता है ऑर्डरिंग करता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करता है, माने जो डेटा को फेच कर रहे हैं उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देता है। अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज नहीं लगाते हैं तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट जो है ना, बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा ASC माने असेंडिंग ऑर्डर दिखने को मिलेगा, यही ऑर्डर दिखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके TRE के अंदर, STT के अंदर, दोनों में पूछा गया है। पढ़िए क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिखा है सेलेक्ट नेम एज, जो भी सेलेक्ट करना है, लेकिन आगे लगा दिए हुए नहीं ऑर्डर बाय क्लॉज एज, कहते हैं कि एज को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखा के बताइए, माने जिसका एज कम है उसको पहले, नहीं डिसेंडिंग का मतलब जिसका एज सबसे ज्यादा है वो, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, डिसेंडिंग तो यही ना हुआ, सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। अगला देखिए 5 नंबर बात, इसमें जो है ना ये क्या है, यूजिंग डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू, है ना, यूनिक वैल्यू को दिखाना हो तो यूनिक वैल्यू को सेलेक्ट करना हो ना, डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक होता है याद रखिएगा, तो उसके लिए डेटाबेस के अंदर से टेबल लगाएंगे इस तरह से, जैसे देखिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि स्टूडेंट का टेबल है, उसमें एज जो है ना 20 एज का, 20 साल का 5 स्टूडेंट है, तो फिर तो वहां पर वो जो एज नाम का फील्ड है वो तो डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट वैल्यू ही सिर्फ दिखे कि किस किस एज ग्रुप का स्टूडेंट यहां पढ़ता है, तो फिर क्या करेंगे 20 30 है ना, उसके 25, तो ये क्या कहता है, मतलब है तो 20 चार 5 बार है, लेकिन हम उसको ये सीधा सीधा हम सेलेक्ट करके देख लिए कि हमको सिर्फ जो है जो यूनिक वैल्यू है सिर्फ उसी को दिखाए, तो उसके लिए हम लोग ये लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी करिए, तभी जाके बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, आपका एक लाइक मेरा वीडियो बहुत दूरों तक पहुंचता है। ठीक है, पढ़िए अगला छठा देखिए, छठा क्या है, यूजिंग बिटवीन। बिटवीन जो एक कीवर्ड है, इसके माध्यम से एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू के बीच का डेटा को डिस्प्ले होता है, रेंज होता है, जैसे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज बिटवीन 18 से लेके 25 साल तक, इसके बीच को दिखाएगा। ये चीज है, मैंने 18 से 25 के ग्रुप का जो स्टूडेंट होगा उसके रिकॉर्ड को दिखाएगा। 18 से 25 जाएगा, मैंने 18 शुरू करेगा, 25 से कम मैंने 24 तक के वैल्यू को दिखा देगा, 24 से 25 से कम का दिखाएगा। अगला है एग्रीगेट फंक्शन ऑफ सेलेक्ट कमांड। अब देखिए एग्रीगेट फंक्शन बहुत जरूरी का बात है। एग्रीगेट फंक्शन जो है ना, इतना सारा कुछ अभी चार्ट के अंदर दिखने को बहुत सारा होता है, लेकिन ये छोटा सा भी दिखा हुआ कि काउंट, ये इसे नंबर ऑफ रो काउंट करते हैं, सम टोटल निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मैक्स और मिनिमम निकालते हैं वैल्यू को, तो ये जो है ना हम लोग सेलेक्ट कमांड के अंदर एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस का जो टेबल है उसके अंदर जितने रिकॉर्ड है हमको ये पता करना है कि उसके अंदर कितना रिकॉर्ड है, तो हम लोग काउंट एग्रीगेट फंक्शन लगा देंगे। मान लीजिए एक सैलरी नाम का टेबल है, उसके अंदर अमाउंट नाम का फील्ड है, एट्रीब्यूट है, अब हम चाहते हैं कि टोटल अमाउंट को जोड़ के दिखा दे, ठीक है, तो फिर वो हम सम नाम का एग्रीगेट फंक्शन लगा देंगे। ये चीजें अब देखिए, जैसे एक सिंटेक्स सेलेक्ट काउंट स्टार एज, टेबल का नाम कहां से करना है, टेबल का नाम दिए, अब एवरेज एबीजे लिख दिए, मैंने एग्रीगेट फंक्शन दो को यूज कर रहे हैं, एगो काउंट यूज कर रहे हैं, एगो एबीजे यूज कर रहे हैं, तो एवरेज एज जो इसका एज एवरेज एज एवरेज फ्रॉम स्टूडेंट, इससे क्या होगा, स्टूडेंट नाम का टेबल का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर देगा और एज का जो है एवरेज एज बता देगा कि उसका एवरेज एज क्या चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां पर आती है बात ग्रुपिंग, ग्रुप बाय और या ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, इसको समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर। ये क्या है, ग्रुप बाइज का मतलब ग्रुपिंग करता है, ग्रुप करके उसको डेटा को फेच करने का काम करता है। माने हैविंग, ग्रुप बाय और हैविंग दोनों साथ में दिखने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि ग्रुप बाइज का मतलब एक ग्रुप तैयार किया,
जो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड है उसका एक सेट का ग्रुप तैयार किया और उससे हैविंग करने का मतलब उस पर एक कंडीशन लगा के डेटा को फेच किया, ये चीज करेगा। देखिए कैसे, इसमें समझिए सिंटेक्स। कहता है सेलेक्ट ग्रेड, ग्रेड को सिलेक्ट कर रहे हैं। काउंट स्टार माने स्टूडेंट को भी काउंट कर रहे हैं एज टोटल स्टूडेंट, माने इसका जो काउंट करके जो विद्यार्थी को स्टूडेंट को काउंट करके किसी न किसी एक एट्रीब्यूट के अंदर दिखाएगा, तो वो एट्रीब्यूट का नाम लिखिए टोटल स्टूडेंट, माने टोटल स्टूडेंट के अंदर वो दिखाएगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स नाम का टेबल में अब लिखते हैं ग्रुप बाय ग्रेड, ग्रेड को ग्रुप बाय करना है। और हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, माने जिस स्टूडेंट का ग्रेड जो है ना, माने डेटाबेस इस टेबल के अंदर जितने भी स्टूडेंट का ग्रेड जो है 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा कहने का मतलब हो गया जिसकी नंबर ऑफ ग्रेड 2 से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए बी ग्रेड का स्टूडेंट 5 गो है, ए ग्रेड का स्टूडेंट 1 है, तो यहां पर ये क्या है, ग्रेटर देन 2 लिखने का मतलब ये हुआ कि जो 2 से ज्यादा बार जो ग्रेड आया है उसकी संख्या डिस्प्ले करेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में एक टेबल बना के दिखाते हैं। एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, स्टूडेंट आईडी, नेम और ग्रेड है। अब यहां पर आगे बढ़िए, इसमें क्या किया, ग्रुप बाय ग्रेड कर रहे हैं, तो ग्रुप बाय ग्रेड करेंगे तो यहां देख लीजिए ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। पहले क्या करेगा, ग्रुप बाय ग्रेड किए हैं तो ग्रुप बाय ग्रेड से ये बनेगा, पहले ये बनेगा तो आपको क्या करेगा, देखिए ए ग्रेड यहाँ है और यहाँ है, मतलब क्या है 4 जगह ए ग्रेड है, बी ग्रेड 2 जगह है और सी ग्रेड 1 जगह है, और इसका जो भी स्टूडेंट है उसके अंदर वो नाम दिखा दिया गया है, मतलब ग्रुप बाय करेंगे पहले ये होगा। आगे बढ़िए, अब लास्ट में जो है हम हैविंग क्लॉज लगा दिए हैं, तो ये क्या करेगा, ग्रेटर देन 2 लिखे तो ओनली ग्रेड विथ मोर देन 2 स्टूडेंट्स हो, मतलब इसमें से जो ग्रेड काउंट किए हैं उसका संख्या काउंट किए हैं, तो उसकी में जिसका ग्रेड 2 से ज्यादा है, जिसका ग्रेड 2 से ज्यादा है उसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा, उसकी संख्या बता देगा। जैसे देखिए 2 से ज्यादा यही ना दिख रहा है, तो आपको कहेगा ए ग्रेड जो विद्यार्थी है, क्योंकि ग्रेड ही काउंट, ग्रेड और इसको काउंट कर रहे हैं, जिसका संख्या क्या है 4 है, मतलब 4 2 से ज्यादा है, तो ये चीज को डिस्प्ले करेगा, यही आउटपुट आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर देखिए आगे कुछ और भी बात है कि फाइनल क्यूरी में वही है जो यहाँ है, वही कि ए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। उम्मीद करते हैं आप इस लाइन को समझे होंगे। और इस ये टेबल था, उससे ग्रुप ग्रेड इस तरह का हुआ, ग्रुप बाय ग्रुप तैयार किया गया और उससे हैविंग करके उसका डेटा फेच करके आगे बढ़िए। अब देखिए विथ क्लॉज क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब चीज ग्रेड हैविंग ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले समझ लीजिए ग्रुप विथ क्लॉज जो है ना, इसको हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीटीई भी कहते हैं, पहले ही बात जान लीजिए। ये क्या करता है, टेम्पोररी रिजल्ट सेट सेट करता है, ये बहुत भी आई है, पूछा हुआ चीज है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। विथ क्लॉज टेम्पोररी रिजल्ट सेट तैयार करता है, ठीक है। इसके अंदर सेलेक्ट इंसर्ट ये सब क्यूरी जो है इसके अंदर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, सिंटेक्स देखिए, विथ क्लॉज का नाम, एज सेलेक्ट लगा रहे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 जिसको कलर कंडीशन लगा रहे हैं, और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब ये जो विथ क्लॉज जो बनाए थे उसको हम सेलेक्ट करके उसको व्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये टेम्पोररी रिजल्ट सेट तैयार होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक जो है ना विथ क्लॉज लगा दी, उसके अंदर यंग स्टूडेंट्स नाम का एक क्लॉज तैयार कर लिए। एज क्या कर रहे हैं, यंग जैसे यहां लिखे सेलेक्ट नेम और एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज 20 नाम, 20 एज से अगर कम का स्टूडेंट हो तो उसको यंग नाम स्टूडेंट्स नाम का एक क्लॉज बनाया, और उस क्लॉज से हम डेटा को क्या कर लिए, मतलब डिस्प्ले कर लिए, आउटपुट आ गया मुझे। मतलब एक समझिए कि जो डेटाबेस टेबल है और डेटाबेस का जो आउटपुट निकल के आएगा, उस क्यूरी के अंदर क्यूरी लगाएंगे, जो आउटपुट आएगा उसके बीच में जो है ना एक क्लॉज तैयार कर दिए, जो डेटा से टेबल से उठ के इसमें आएगा और इससे डेटा वहां आ जाएगा। ये चीज क्लॉज के माध्यम से हुआ। ये विथ क्लॉज जो है ये टेम्पोररी तौर पर काम करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप डीएमएल, डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल ये तीनों आप स्टेटमेंट, तीनों लैंग्वेज आप अच्छे से इसके अंदर के कमांड आप समझ गए होंगे। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी बताइए। मैं हर दिन प्रयास कर रहा हूं, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, मुझे जो आता है आपको पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, अगर किसी तरह की कमी दिखती है, लगता है, तो आप कमेंट करिए, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बात आता है अगला डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब यहां पर आप क्या होगी, कंट्रोलिंग की बात होगी, ग्रांट और डिवोक की बात होगी। पढ़िए, इसमें कंट्रोल एक्सेस करते हैं, क्योंकि किसको परमिशन देना है, देखिए क्या कहता है, परमिशन किसको देना है और परमिशन किससे लेना है वापस। ठीक है, ये सब चीज हम लोग डीसीएल में करते हैं। मतलब समझिए, एक डेटाबेस यूजर के अंदर कितना परमिशन दे सकते हैं, कितना कम कर सकता है वो। ठीक है, कितना प्रिविलेज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब चीज डीसीएल के अंदर है। और जब प्रोवाइड कर दी फैसिलिटी, तो उससे हम वापस ले भी सकते हैं परमिशन। ये सब डीसीएल के अंदर होगा। जैसे देखिए, इसके अंदर दो कमांड देखने के मिलेंगे, ग्रांट और रिवोक। ये ग्रांट क्या करता है, परमिशन देता है, और रिवोक परमिशन को बैक करता है, माने लेता है वापस। एग्जाम्पल देख लीजिए सिंटेक्स के साथ। यहां पर क्या है कि देखिए, ग्रांट प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर। देखिए एग्जांपल, ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट, माने प्रिविलेज का नाम का मतलब ये हो गया कि वो क्या क्या कर सकता है, वो यूजर जो यूजर वन बना रहे हैं, ये यूजर क्या क्या कर सकता है, वो सेलेक्ट कर सकता है डेटाबेस से, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकता है, किससे, स्टूडेंट नाम के टेबल में। स्टूडेंट नाम का माने ऑन स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या किए, यूजर वन, मैंने एक यूजर बना दिए वन नाम का, वो क्या कर सकता है, या तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है, या तो इंसर्ट कर सकता है, अपडेट मॉडिफिकेशन किसी तरह की बात नहीं कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। तो इतना ही परमिशन इसको दिए हैं। अब रिवोक क्या करता है, परमिशन वापस ले लेगा। तो लिखा रिवोक प्रिविलेज ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम यूजर। अभी देखिए, रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजर वन जो जिसको हम परमिशन दो दिए थे, एक सेलेक्ट और एक इंसर्ट का। तो अब इंसर्ट का परमिशन उससे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आगे बढ़िए। अब ये डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, फिर से सुनिए, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल और डीसीएल पढ़ लिए। अब अंत में जो हम लोग पढ़ेंगे, टीसीएल पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो बात है उसको मैनेज करते हैं। क्या क्या बात हो सकती है, या तो विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ये सब बात जो होगी वो इसके माध्यम से हम लोग परफॉर्म करेंगे। और ये टीसीएल जो है इंश्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी को भी बहुत बड़ा ध्यान रखता है। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब, एक बार आपको हम पिछले वीडियो में डीबीएमएस की वीडियो में डेटाबेस में डेटा कंसिस्टेंसी की बात आपको पढ़ाए थे, डीबीएमएस का एक फीचर था। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब यहां पर यह हो गया कि टीसीएल के अंदर जब एक बार मॉडिफिकेशन किसी एक स्टेटमेंट में हो गया, तो उसके उससे जुड़ा हुआ जितने भी स्टेटमेंट होंगे, जितने भी बात होंगे, सब में वो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाना चाहिए। यही को कहते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। आगे बढ़िए। अब टीसीएल कमांड के अंदर देखिए कौन कौन सा कमांड है, कमिट है, रोलबैक है, सेव पॉइंट है, सेट ट्रांजेक्शन है। ये चार तरह की बात जो है देखने को मिलता है टीसीएल कमांड के अंदर। माने कमिट कर सकते हैं, सेव, कमिट में क्या होगा, सेव एंड चेंजेस परमानेंटली, माने परमानेंट उसको सेव कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, अंडू अगर उसमें उसके मतलब अगर वो परमिशन प्रोवाइड कर दिए या चेंज कर दिए, उसमें फिर से वापस बैक करना चाहते हैं, तो फिर वो रोल बैक कर लेंगे। सेव पॉइंट क्या करेगा, चेक द ट्रांजेक्शन, रोल बैक पार्शियली, माने बारी बारी से ट्रांजेक्शन को ये चेक करेगा और उसको पॉइंट आउट करेगा। और सेट ट्रांजेक्शन, डिफाइन द ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी, जैसे रीड राइट मोड या आइसोलेशन, ये सब लेवल में डिफाइन करेंगे। चलिए बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला कमिट कमांड क्या करता है, सेव ऑल द चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शन परमानेंटली। जैसे देखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम, आईडी और नेम, वैल्यूज ये डाल दिए, लास्ट में लिख दिए कमिट। ये कमिट लिखने का मतलब हो गया कि इस स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर जो वैल्यू हम इंसर्ट करने जा रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक जो है परमानेंट बदलाव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़िए। अब रोल बैक में क्या करते हैं, उसी को परमिशन माने कैंसिल कर देते हैं, जो कमिट किए थे उसको, उसका परमिशन वापस ले लेते हैं। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी 101, उसको रोल बैक कर दिए, अब उससे परमिशन छीन रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, बैक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगला बात आता है सेव पॉइंट कमिट कमांड। ये क्या करता है, क्रिएट्स अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन दैट यू आर रोल बैक। ठीक है, सेव पॉइंट क्या करेगा, बारी बारी से जो है ये ट्रांजेक्शन को अथी करेगा। देखिए, सेव पॉइंट SP1 और अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इजकल टू राज और वेयर आईडी इजकल टू 101 और रोल बैक टू SP1। मतलब ये SP1 जो सेव पॉइंट तैयार किए हैं उसमें ये अपडेट चेंज हो रहा है, मतलब बारी बारी से चेक करके उसमें अपडेट कर रहे हैं।
आगे बढ़िए। अगला है सेट ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन को मोड चेंज करते हैं कि सेट ट्रांजेक्शन रीड या राइट, मतलब रीड राइट मोड में वो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, एसक्यूएल ट्रांजेक्शन का एग्जांपल है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे शुरुआत हुआ, अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इजकल टू बैलेंस माइनस 50 वेयर आईडी इजकल टू 1, माने जिस आईडी अकाउंट का आईडी 1 है, उस अकाउंट का आईडी 1 है तो उसमें से उसके बैलेंस को 50 माइनस कीजिए और फिर बैलेंस में डाल दीजिए, 500 माइनस कीजिए और बैलेंस में डाल दीजिए। अब फिर क्या लिखे, अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इजकल टू बैलेंस प्लस 500 वेयर आईडी इजकल टू 2, मतलब यहां से जो 500 विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, ये इस अकाउंट 2 आईडी 2 में, मैंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इसमें विड्रॉ हो रहा है, इसमें डिपॉजिट हो रहा है। अब लास्ट में क्या लिखते हैं, कमिट। कमिट का मतलब ये पूरे प्रोसेस को अच्छे से क्या करेगा, कमिट का मतलब क्या होता है, दोषी होता है। अब ये इस कमिट करने का मतलब ये हो गया कि वो उसको एकदम पूरा फिक्स कर रहा है कि भाई तुम यहां से इस अकाउंट से, अकाउंट नंबर 1 से अगर 500 विड्रॉ किए हो तो अकाउंट नंबर 2 तक पहुंचने तक तुम, जब तक 2 तक नहीं पहुंचेगा तब तक ट्रांजेक्शन को फुलफिल, कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। ये चीज है। आगे बढ़िए। अगला जो बात आता है एसक्यूएल व्यू। ये क्या करता है, ये एसक्यूएल व्यू को सबसे पहले समझिए। व्यू जो है एक वर्चुअल टेबल है, ये इसका यूज करते हैं रिजल्ट सेट तैयार करने के। रिजल्ट को एक मल्टीपल टेबल से हम लोग डेटा को फेच करके एक रिजल्ट सेट तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग व्यू बनाते हैं, याद रखिएगा। व्यू एक वर्चुअल टेबल माना जाता है, एक जगह फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है इसके अंदर। देखिए क्या है एग्जांपल्स, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम जैसे इम्प्लॉय सैलरी नाम का बना दिए, एज व्यू का नाम, एज मैंने क्रिएट व्यू, व्यू का नाम मतलब, व्यू का नाम मतलब इम्प्लॉय सैलरी, एज कहां से, क्या करना आगे, सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम इम्प्लॉय टेबल से वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। 50,000 जिसका सैलरी है, उस स्टूडेंट, उस इम्प्लॉय का जो नेम है और सैलरी है, उसका सारा रिकॉर्ड को एक व्यू नाम के, इम्प्लॉय सैलरी नाम के व्यू में उसको स्टोर कर देगा, मतलब वर्चुअली तौर से। अब उसको क्या करेंगे, हम फेच करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट व्यू मतलब जो है क्या कहते हैं, व्यू का नाम, तो उससे क्या होगा, उस व्यू के अंदर जो डेटा है वो फेच हो जाएगा। अभी एक्चुअल में आपको यहाँ पर क्या है, एक टेबल से ही डेटा फेच हो पाए, हम मल्टीपल टेबल से भी डेटा फेच कर सकते हैं, इसलिए तो व्यू बनाया जाता है। आगे बढ़िए। अब एसक्यूएल इंडेक्सेज, ये इसको भी बना सकते हैं। क्या करता है इंडेक्सेज, हमसे पहले जान लीजिए, स्पीड ऑफ सर्चिंग। ये माने कोई भी चीज को डेटाबेस से डेटा को सर्च करने के लिए उसके स्पीड को ये बढ़ा देता है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, उसके बाद ऑन इम्प्लाई, अब ब्रैकेट में दिए नाम, ठीक है, ये चीज है। तो इंडेक्स मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि डेटाबेस टेबल और डेटाबेस का जो आउटपुट आने वाला है उसके बीच में हम इंडेक्स तैयार करने के कर दिए, जिससे क्या हुआ, टेबल इंडेक्स में आया, इंडेक्स के थ्रू क्या आउटपुट रिजल्ट सेट में चला गया। तो कहने का मतलब इससे सर्चिंग जो है ना फास्ट हो जाता है, यही एसक्यूएल इंडेक्सेज है। आगे बढ़िए। अब कहता है लास्ट में एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल, माने एसक्यूएल का क्या फायदा है। तो सबसे पहला, लर्न टू सिंपल टू लर्न एंड यूज, माने एसक्यूएल को पढ़ना और उसका यूज करना बहुत आसान है। अगला है वर्क्स विथ ऑल मेजर डेटाबेसेस, एसक्यूएल का यूज हम बहुत मेजर डेटाबेस में हम कर सकते हैं। फास्ट क्यूरी प्रोसेसिंग करता है एसक्यूएल, सिक्योर्ड यूजर कंट्रोल करता है और हैंडल कर सकते हैं, लार्ज पैमाने पर डेटा को हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं एट द एंड, एक बात समझ लीजिए, एसक्यूएल इज ए पावरफुल एंड यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज फॉर वर्किंग विथ रिलेशनल डेटाबेस, इसका यूज रिलेशन डेटाबेस में करते हैं। इट कवर एवरीथिंग, इस ये जो है एवरीथिंग काम करता है, क्रिएट स्ट्रक्चर से लेके मैनेजिंग करने, क्यूरी करने और सिक्योरिंग करने, सारा काम जो है ये कौन करता है, एसक्यूएल करके देता है। आपको चलते जाते जाते इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। ये अंत में जो पढ़े हैं उसका एक छोटा सा निष्कर्ष निकल के ये बात लिखा गया है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कंटिन्यू आप चैनल से जुड़े रहे, आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा ये चैनल, और कंप्लीट वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, इतना हम कोशिश जरूर करते हैं आपसे।
आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट करके भी हमसे बताइए कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।